गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए आज से हमारा हिंदी ग्रामर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम जो हिंदी ग्रामर डिटेल से करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर जो भी पी वाई क्यूज है वो करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसमें वो सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ स्वर हो जाएंगे, दूसरी तरफ व्यंजन हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं। आप लोगों को पता है कि स्वर 11 है। अ आ इ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, और अनुस्वार देखिए जो अंग और अह है। ठीक है, अंग और जो है वो क्या किस में आते हैं? अनुस्वार में ये आते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे व्यंजन। अब देखिए जो व्यंजन है उनको उनके प्रथम वर्ण के आधार पर ही, जैसे क है तो क वर्ग को, च का है च वर्ग को, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह से बांटा गया है। ओके, तो अब देखिए जो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ य। अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि ज जो है किस वर्ग का वर्ण है। ओके, तो ज जो है किस वर्ग का वर्ण है, तो ज किस वर्ग में आता है? तो च वर्ग में आता है ये। ओके, उसी तरह पूछ लिया जाएगा किस वर्ग में आता है, तो क वर्ग में आता है। उसी तरह ट वर्ग है, ट ठ ड ढ और न। ठीक है, अब देखिए इसमें ड और ढ आते हैं, ये ट वर्ग में आते हैं, और इसके नीचे जब बिंदियां लग जाती है ड और ढ ये बन जाते हैं। ठीक है, अड़ और ढ जब ये बन जाएंगे ना, तो ये क्या कहलाएंगे? आगत वर्ण ये कहलाएंगे। ओके, उसी तरह वर्ग में त थ द ध न आ जाएगा, वर्ग में प फ ब भ म आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, अंतस्थ में क्या क्या आता है? य र ल व आएंगे, और उसमें कौन से आ जाएंगे? श श श और व आ जाएगा। ओके, और संयुक्त वर्ण में क्ष त्र ज्ञ और स्र आ जाएगा। ओके, ओके, अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। ओके, मतलब इसमें जो भी हम जिन भी वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो जो वायु हमारे मुख के अंदर होगी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है ये। ठीक है, ये चीजें हम जो है पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 से ये चीजें स्टार्ट है, तो आप लोगों को भी बेसिक चीजें पता है। पर चलिए एक एक बार देख लेते हैं इन चीजों को, है ना। ओके, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, अर्थात मुखांक स्पर्श नहीं करती है, तो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वर। ओके, तो स्वरों का वर्गीकरण, आगे जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति व रचना के आधार पर। ओके, सॉरी। तो उत्पत्ति व रचना के आधार पर जो स्वर है उनको दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर है और संधि स्वर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मूल स्वर क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुई हो। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुई हो, वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनको जो है बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, रूढ़ स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी कहते हैं। ओके, प्राकृतिक स्वर भी इनको कहते हैं जो मूल स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें अ ई उ और री, तो अ ई उ री चार जो है मूल स्वर है। ओके, अब जो संधि स्वर है वो क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है। अब देखिए इनकी जो उत्पत्ति होगी ना, तो मूल स्वरों के योग से होगी। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ और री हो जाएगा। ओके, तो इनकी उत्पत्ति जो है मूल स्वरों के योग से होती है। अब देखिए जैसे आ है, तो आ की उत्पत्ति अ और आ हो गया। अब ई है, ठीक है, ऊ है, ए ओ और औ है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है किससे हो रही है? इनकी उत्पत्ति हो रही है मूल स्वरों के योग से। तो जो मूल स्वर हैं वो 4 हैं, और जो संधि स्वर हैं वो कितने हैं? 7 हो जाएंगे। ओके, तो संधि स्वरों की उत्पत्ति कैसे होती है? जो संधि स्वर होते हैं उनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है। और मूल स्वर जो है जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होती, बल्कि जो मूल होते हैं। ठीक है, तो मूल स्वरों के नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। प्राकृतिक स्वर है, बीजाक्षर स्वर कहते हैं, रूट स्वर कहते हैं, जड़ स्वर कहते हैं इनको।
ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए जो संधि स्वर है, संधि स्वर को भी आगे देखो डिवाइड किया गया है, दीर्घ संधि स्वर हो जाएंगे और संयुक्त संधि संधि स्वर हो जाएंगे। ओके, तो दीर्घ संधि स्वर कौन से हो जाएंगे? जो दो मूल एक जैसे वर्णों के योग से बनते हैं, ठीक है, जो दो मूल एक जैसे वर्णों के योग से बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ संधि स्वर कहलाएंगे। अब देखिए मतलब इसमें जो वर्ण होंगे ना सेम होंगे, जैसे अ और आ के योग से अ और अ के योग से आ बन रहा है। ओके, ई और ई के योग से ई बन रहा है, उ और उ के योग से उ बन रहा है, बड़ा उ। ओके, अब देखिए सिमिलर है ना, जो दीर्घ संधि स्वर है उनमें एक जैसे वर्ण है ना दोनों ही। हाँ, तो इनके जो जब दो मूल एक जैसे वर्णों के योग से स्वर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि स्वर ये कहलाते हैं। ओके ओके, आप लोग ना स्लाइड अपने हाथ से भी जूम कर सकते हो। आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्लास खत्म होने के आधा घंटे के बाद। ऐप पे जाकर आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म पे मिल जाएगी। तो क्लास के बाद आप लोगों ने एक बार ऐप में जाके रीडिंग कर लेनी है। ओके, तो संयुक्त संधि स्वर क्या होते हैं? जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। अब देखिए संयुक्त संधि स्वर में क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न स्वर हो जाएंगे। ओके, जैसे अ और ई है तो ए बन गया, अ और ए है तो ए बन गया, ठीक है, अ और उ है तो ओ बन गया, अ और ओ है तो औ बन गया। ओके, तो देखिए डिफरेंस है दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर में, ठीक है। ओके, तो चलिए समझ आ गया, कोई चीज समझ नहीं होगी तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। तो जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग मतलब जो हमारी जीव है, ठीक है, हमारी जीव जो है ना उसको भी तीन भाग है, एक इसका अग्र भाग होता है, एक जो सेंटर होता है उसको मध्य भाग कहते हैं सॉरी, और जो लास्ट पे होता है उसको पश्च भाग कहते हैं। ओके, तो जो जीवा के प्रयुक्त होने के भाग के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग, ठीक है, मतलब अग्र भाग प्रयोग किया जाता है वो किसको क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। ओके, अब आप लोग जरा स्वरों का उच्चारण कीजिए कीजिए जरा खुद से उच्चारण कीजिए, अ आ ई उ ए ओ अंग अ। तो देखना जीभ जो हमारी जीभ है कहाँ पर जीभ हिल रही है, कहाँ पे जो है सेंटर पे जोर जा रहा है। तो अ आ ई में देखिए जो हमारा जीभ का जो आगे वाला नुकीला हिस्सा है वो मूवमेंट कर रहा है। ए तो ये किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में आ जाएंगे। ए ये किस में आ जाएंगे? अग्र स्वर में आ जाएंगे। ओके, अब जो मध्य स्वर है जीभा का जो मध्य भाग है प्रयुक्त होता है अ। अब देखिए बोल रहे हैं आप लोग तो महसूस कीजिए कौन सा पार्ट है जहां पर हमारे में बल और हवा का यूज हो रहा है? तो मध्य का। तो अ कहाँ कहाँ का स्वर हो जाएगा? मध्य का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पश्च स्वर क्या होता है? जीभा का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है। ओके, पश्च स्वर में क्या होता है? जो जीभा का अंतिम भाग जब प्रयुक्त होता है तो वहां पर कौन सा स्वर होता है? पश्च स्वर होता है। ओके, तो इसमें देखिए आ उ ओ औ, आ उ ओ आएगा इसमें। ओके, अब देखिए इनका उच्चारण कीजिए जब अंतिम भाग में आ। देखिए आ कहाँ से आवाज आ रही है? कंठ के ऊपर जैसे स्ट्रेस पड़ रहा है, आ ओ और आ, ये पांच होते हैं। ओके, अब देखिए जो पश्च स्वर होते हैं ना, पश्च स्वर, उनमें जो भी स्वर है ना सारे वो तीन की आकृति वाले ही मिलेंगे आप लोगों को। बस अ है जो मध्य में चला गया है और सारे जो है तीन की आकृति वाले हैं। अब देखिए आ है तीन की आकृति है, ऊ में भी ओ औ और आ में भी। ओके, तो नेक्स्ट है ओष्ठावृत्ति या मुखावृत्ति के आधार पर, ठीक है, जो हमारे ओंठ है उनकी आकृति के आधार पर। तो ये जो वर्गीकरण है कामता प्रसाद ने, भोलानाथ ने और किशोरीदास बाजपेयी ने किया हुआ है। तो देखिए ओष्ठावृत्ति या मुखावृत्ति के आधार पर
तो इसमें जो है वृत्तमुखी हो जाएंगे और अवृत्तमुखी हो जाएंगे। ओके, तो वृत्तमुखी को जो है वर्तुल कहते हैं और जो अवृत्तमुखी है उनको प्रसृत भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है जो वृत्तमुखी है उच्चारण किस में ओष्ठ के हो जाएंगे। ओष्ठ मतलब जो हमारे ओंठ है वो कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ओके, सॉरी। तो देखिए उ उ ओ ओ, अब जरा जरा आप लोग उच्चारण कीजिए। ओके, माइक पे आ जाइए। उ उ ओ ओ का उच्चारण कीजिए जरा। और देखिए आ रही है गोल ना हो रहे आवाज लग। हैं। हाँ, हमारे ओंठ गोल हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे ये, जब तो इनको तो आप आसानी से पहचान लेंगे। उ उ ओ ओ। अब पूरा उच्चारण कीजिए जरा। आ ई उ उ ओ ओ। लग रहा है ना कि आ कर रहे हैं तो हमारे ओंठ गोल नहीं हो रहे हैं, उ उ ओ ओ बोल रहे हैं तो हमारे ओंठ गोल हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही इजी सा है जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो अवृतमुखी में ओंठ गोल नहीं होते हैं परंतु फैल जाते हैं। अब आ ई उ उ सॉरी, उ उ ओ जो ओ औ है उसमें ओंठ गोल हो जाते हैं, अन्य में हमारे ओंठ फैले होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ओष्ठावृत्ति या मुखावृत्ति के आधार पर दो भेद हैं, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। तो वृत्तमुखी को वर्तुल कहते हैं और अवृतमुखी को प्रस्थित भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है री को अर्धवृत्ताकार माना जाएगा पर ओष्ठाकृति के आधार पर दो ही भेद है। ओके, ओके, उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार से किया गया है। कंठ स्वर में आ जाएगा, तालवे में ई आ जाएगा, मूर्धन्य में री आ जाएगा, ओष्ठ्य में उ आ जाएगा, और जो कंठ तालवे है उसमें ए और कंठोष्ठ्य में ओ आ जाएगा। ओके, तो ये वाला चार्ट मैं आप लोगों को जो वर्ण व्यंजन होगा उनके साथ इकट्ठा करवाती हूँ ढंग से, पर इसको एक एक बार देख लो आप। तो कंठे में आ, तालवे में ई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ्य में उ, कंठ तालवे में ए और कंठोष्ठ्य में ओ हो जाएगा। ओके, तो जब व्यंजन वाला करवाएंगे ना तो उसमें जैसे जो व्यंजन होते हैं, कंठे में कौन सा व्यंजन होता है, चलिए आप लोग बताइए कंठ कौन में से मैम वर्ण। खबर खबर गाना क ख घ घ क, और ख, अण ग, घ। हाँ, ये आ जाएंगे। अण ठीक है, आगे आ गया आ और भी आना मैम और इसी में। हाँ भी इसमें आता है और विसर्गें भी इसी में आती है। ठीक है, अच्छा तो इसके विसर्गे। लिए मैंने आकह आकह आएगा इसमें। जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को पहले कि आ से क्या हो जाएगा और आ की पूरी लाइन और आ जाएगा, और आ से हो जाएगा, और क से क्वर की लाइन, और ह से जो ह है और विसर्ग से विसर्ग। मैं ट्रिक में बताती हूँ कल वाली क्लास में पूरा चार्ट आप लोगों को। फिलहाल के लिए जो मैंने करवाया उसको अच्छे से कीजिए, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी करवाया जा रहा है उसको उसी दिन कर लीजिए, नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग मत रखिए क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए तैयारी साथ साथ में कीजिए। बर्डन मत डालिए खुद को, जो आज का है उसको आज ही क्लियर कर लीजिए। जो भी चीजें है, कोई डाउट वाली चीज होगी क्लास लगती है तो उस टाइम आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा कल वाली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, या तो आप जो है ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आ रही है, इसको समझा देना कल। ओके, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से होगी। ओके, तो गुड बाय, फिर मिलते हैं।